सर मार्च के महीने में ऑडिट होता है, अकाउंट्स क्लोज होता है। 31 मार्च को क्या देखते हैं ऑडिटर्स? कि गड़बड़ तो नहीं कर रहे। अरे स्टॉक काउंट देखते हैं बाबू। इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन 31 मार्च को होता है, पता है? नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन 31 मार्च को होता है। अब इतनी सारी कंपनीज हैं, कंपनी के पास अब CFO है, उनके पास इतने बंदे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि बाहर से लोग उठा लेते हैं। जैसे अब तुम लोग हो, स्टॉक काउंट करना तो इजी काम है कि भाई जाओ काउंट करके आओ, तो इतने सारे रिसोर्सेज होते नहीं है फर्म में, क्योंकि इतनी सारी लोकेशन का एक ही दिन उन्हें स्टॉक काउंट करना होता है, तो बाहर से उठा लेते हैं। और इसीलिए मेरे फ्रेंड का एक फ़ोन आया था मेरे पास, वो कहता कि अगर मतलब जैसे अगले महीने उनको ज़रूरत पड़ेगी स्टॉक काउंट कराने की, तो अगर आप लोग में से कोई जाना चाहे, और वो यहाँ का नहीं है, वो बाहर का स्टॉक काउंट है, उसमें मेरे को बताने, 1 मिनट में बोल रहा हूँ 25-26 मार्च के आसपास जाना होगा, और 1 हफ्ते का वो ट्रिप होगा, फ़ॉरेन का है वो, पर उसके लिए पासपोर्ट चाहिए आप लोगों को। और वहाँ पे आपको 5000 पर महीने का अलाउंस, 5000 पर डे का अलाउंस मिलता है, और जाने आने का खर्चा कंपनी बेयर करती है, आपको बस स्टॉक काउंट करके आना होगा। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे बता देना, मतलब उन्हें थोड़े से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, इसलिए खाली आप लोगों को नहीं, औरों को भी उन्होंने बोला। इस तरह से आपको पता है, इस तरह से होता है मतलब यूजुअली बहुत सारी ग्रुप्स भी बने होते हैं यार कि स्टॉक काउंट करना है तो आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। हर बार फॉरेन का नहीं होता, मतलब यहाँ वहाँ का भी होता है। हाँ, कौन सी कंट्री का है? तालिबान का है। जाना है? जाना है? तालिबान कंट्री थोड़ी ना है। जाना है तो बताओ। अफगानिस्तान भी ना फिर। हाँ, अफगानिस्तान। हाँ, बताते रहा हूँ। तालिबान आगे गन्स काउंट करके आएंगे, ये बताओ कितनी बुलेट्स है। हाँ, बस ले तो वो जाएंगे, आने की जिम्मेवारी उनकी नहीं है कि जिंदा होगे क्या नहीं जाओगे, बताओ जाना है क्या नहीं जाना। सर 5000 सुन के तो हम सोच रहे थे जाएं प्लेन में कहीं पे। 5000 छोड़ो, बंदूकें चलाने को मिलेगी वहाँ। चलाने को नहीं मिलेगी वहाँ बंदूकें। ये वहाँ ब्लॉक कर रहा है, ये देखो गाइस, ये बंदूक चलाएगा, चला दी इसके ऊपर ही। अगले जन्म में वापस आऊंगा। बंदूकें चलाए कैसे कैसे सपने हैं भाई तेरे, बंदूकें चलाने को मिलेगी। टेररिस्ट कह रहे और क्या, तो मेरे को पता चला तो शक्ल से दिखता नहीं है, खाली फुद्दू है अभी। अच्छा एक बात बताओ, ऑडिटर को तो स्टॉक काउंट करना ही है कंपनीज में जाके। अब कोई ऐसी जगह जाना पड़े जहाँ पे बॉर्डर पे, अगर बॉर्डर पे वेयर हाउस हो, जैसे मान लो आर्मी वाले होते हैं, उनकी ड्रेसेस बनानी होती है तो उनके वेयर हाउस बॉर्डर पे होते हैं, या आर्मी वालों के लिए कुछ सामान होता है तो उनके वेयर हाउस बॉर्डर पे होते हैं। तो अब ऑडिटर को तो ऑडिट करनी है, इन्वेंट्री काउंट करनी है। कंपनी के 3 वेयर हाउस हैं, 5 वेयर हाउस है, 3 मेजर वेयर हाउस है जिसमें सारा सामान रखा होता है, वो सारे बॉर्डर पे हैं। अब वो बोल रहे हैं सर आप जाओ ना एक बार चेक कराओ, तो आप क्या करोगे? जाएंगे जाओगे वापस थोड़ी आओगे फिर आप। बॉर्डर पे आर्मी के उसमें जा रहे हो, वहाँ पे कैसे मौत हो रहेगी पता नहीं, खराब के बहुत हो गया। तालिबान में चलो भाई, जो लोग बॉर्डर पे सैनिक हैं, सोल्जर हैं, वो अगर फाइट करते हुए मारे जाएं तो उनको तो मिलता परमवीर चक्र, इसको मिलेगी गालियां। खुद आदमी बॉर्डर पे काउंट करते करते मर गया, मर कर क्या तो काउंटिंग कर रहा था जी, उसमें ही मर गया। वो तो अगला शहीद हुआ लड़ते हुए अपने देश को बचाते हुए, ये काउंटिंग करते हुए शहीद हुआ। ये सी इंस्टीट्यूट के इतिहास में नाम लिखा जाएगा इसका। उनको तो इंश्योरेंस में मिल जाएगा। किनको? जिनके कपड़े फटेंगे। हाँ। किधर आज का हमारा चैप्टर कुछ इसी तरह का है, जिसमें ये सही में आप कह रहे थे, हम ऐसे ही बोल रहे हो? ऐसे ही कहता मैडम मैं। नेक्स्ट मंथ वाली ऐसी दिया होगा जी। मैं तुमको नींद से जगा रहा था थोड़ा, मैं कहा जाग जाए। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट मंथ कहा था, अगर तुम बोलते पासपोर्ट नहीं सर, मैं कहा बनवा लेना फिर 1 महीने में। नहीं, इतना अलाउंस मिल जाता है यार, फॉरेन जाते हैं तो।
है। ओ भाई वहाँ पे बहुत महंगी होती है लेबर। 5,000 पर डे हो गया वो तो। खर्चा भी 5,000 भाई वहाँ पे कितना हुआ डॉलर्स के हिसाब से भी खाना भी कुछ तो ना होगा। देते हैं ना सर। खाना पीना और रहना। सब भाई लेबर फिर भी यहीं से सस्ती पड़ती है तभी यहाँ लोग जाते हैं। एक बारी चैप्टर खोल लें। क्या सर चलो जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। मैं तो सही में सोच रही थी। फिर तो तैयार चलो पासपोर्ट भी बन गए अब तो अगले महीने लगेगा फॉरेन ट्रिप। सपने टूट गए बेचारी के। अच्छा अब हम ऑडिट पढ़ रहे हैं इतने टाइम से। मुगन कहता सर हमने समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग ले ली, डॉक्यूमेंटेशन समझ लिया, ऑडिट करना कब सिखाओगे, करना कब सिखाओगे, करना ऑडिट करेंगे कब हम? तो आज के चैप्टर में हम ऑडिट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। 3 चीज़ों का ऑडिट करेंगे। सबसे पहले करेंगे इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री के बारे में बताता है। इन्वेंट्री को अगर आपको चेक करना हो तो सबसे बढ़िया चीज़ आप क्या करोगे? फिजिकल वेरिफिकेशन जाके आप देख लोगे, ठीक है। तो उससे इतना वो मिल जाएगा आपको कॉन्फिडेंस की आप अश्योरेंस दे सकते हो कि हाँ भाई हमने जाके देख ली, ठीक है। इन्वेंट्री के केस में अब एक तो केस वो था भैया जहाँ पे ऐसी ऐसी समस्याएं चल रही है कि भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये वो, ठीक है, और बॉर्डर पे भेज रहे हैं। आपने हाथ जोड़ लिया भैया मैं वहाँ पे तो नहीं जाऊँगा, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्ध घर का, हम तो यहीं पे ठीक है, ठीक है, पता नहीं वापस आए कि नहीं आए। फिर उन्होंने कहा चलो सर हम मानी भेजते आपको, हम दूसरी जगह भेजेंगे आपको, ठीक है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में अच्छी खासी जगह एकदम, आप इन्वेंट्री काउंट करना, पहाड़ देखना, अपना आराम से 2-4 दिन रह के मजे करके आराम से आ जाना, ठीक है। आपने कहा 31 मार्च को करना है, हम 29 तारीख को ही पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर घूमेंगे आराम से, थोड़ी बहुत देर आराम करेंगे और फिर अगले दिन काउंट कर लेंगे। बड़ा वेयर हाउस है, 2-3 दिन लग जाएंगे और फिर हम काउंट करके आ जाएंगे, ठीक है। आपने सारी पैकिंग वैकिंग करी, आप सुबह उठ के एकदम तैयार हुए, आपने टीवी चलाया, टीवी पे आ रही रीटा रिपोर्टर, आज उत्तराखंड में लोगों ने कर दिया चक्का जाम। इस बात पे आंदोलन हुआ कि सरकार खेती की जमीन को इंडस्ट्रियल यूज के लिए दे रही है, अब वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, अब कोई भी नहीं जा पा रहा उत्तराखंड में, अब आप क्या करोगे? हम भी नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे जा ही नहीं पाएंगे, हमारी गलती थोड़ी ना है कि हम नहीं जा पाए। पर इन्वेंट्री काउंट तो करोगे। उत्तराखंड के लोगों को तो वेट करेंगे ना आंदोलन खत्म होने का। एक तो तरीका ये है कि आप वेट करो आंदोलन खत्म होने का, और क्या करोगे? छुपते छुपाते जमीन के अंदर से खड्डा खोद के जाएगा छुपते छुपाते भाई तो सच में टेस्टिंग करके आता है क्या कचौड़ी वाले के पास क्लास में आने से पहले? क्या करोगे? वीडियो कॉल कर लेंगे, दिखाते रहो। सही कह रहा है। ये वीडियो कॉल सही है सर। हेलीकॉप्टर से जाएंगे। हाँ हेलीकॉप्टर तो चाचा जी लेके जाएंगे आपके। इमरजेंसी केस है, इन्वेंट्री काउंट कर लिया फटाफट। अच्छा 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो ऐसी चीज़ जहाँ पर आप जाओगे ही नहीं, जहाँ पर आपकी जान को खतरा है, विच इज़ इम्प्रैक्टिकेबल। ऑडिट इन्वेंट्री काउंट करना वहाँ पर इम्प्रैक्टिकेबल है। एक ऐसी चीज़ जहाँ पर आप जा सकते थे, जाने भी वाले थे, आपने सब कुछ तैयारी कर ली थी, लेकिन एकदम से ऐसा कुछ हुआ सुबह सुबह या फिर एक दिन पहले, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि अब आप जा नहीं सकते। इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, जो आपको पहले नहीं पता था। पहले अगर सब कुछ सही रहता तो आप चले जाते, काउंट करके आ जाते। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से अब आप जा नहीं सकते, ठीक है। तो जहां पर इम्प्रैक्टिकेबल है, जहां पर आपकी जान को खतरा है, क्या आप वहां पर थोड़े दिनों बाद भी जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन यहां पर ये जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस थे, जाम लगा, चक्का जाम हुआ, आंदोलन हुआ, यहां पर तो आप थोड़े दिन बाद जा सकते हो, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हम रुक जाएंगे थोड़े दिन, फिर जाएंगे। अच्छा अब एक बात बताओ, काउंट तो करनी थी 31 मार्च को, अब आप गए 1 महीने बाद अप्रैल में, 31 अप्रैल को, तो अब क्या करोगे? काउंट करोगे 31 अप्रैल को कितनी है, लेकिन आपको तो मार्च का एविडेंस चाहिए ना, मार्च में कितनी थी। अप्रैल में जितनी आई वो हटा देंगे, मार्च तक क्या? हाँ अप्रैल में जितनी आई हैं और जितनी वेयर हाउस से गई है इन्वेंट्री, उनको नेट कर देंगे तो हमको पता चल जाए कि भाई मार्च में इतनी होनी चाहिए थी, प्लस माइनस करके, ठीक है। यही चीज़ें लिखी हुई हैं आपके चैप्टर में, आ जाओ पढ़ लो। खत्म चैप्टर। भाई तो आता ही क्यों है? घर से फोन करके कह देगा सर चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा इतना ही अच्छा, चलो अब चलते हैं।
देखो पेज नंबर 4.68 पे आओ। इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों की बारे में पढ़ेंगे। इसमें बता रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, 3 आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए सबसे अच्छा एविडेंस आपको किस चीज़ से मिलेगा? एग्जिस्टेंस चेक कर लो फिजिकल वेरिफिकेशन से। दूसरा हम पढ़ेंगे लिटिगेशन एंड क्लेम के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। इन्वेंट्री वाला पोर्शन सबसे बड़ा और सबसे ईजी है, एक बार उस पर आते हैं। इन्वेंट्री जब भी ऑडिटर चेक करता है तो वो कैसे करता है? अब सोचो आप सीए बने, ठीक है, कोट पहन के गए, बूट्स पहन के गए, एकदम बढ़िया नोना बाबू बन के पहले दिन क्लाइंट के पास, और आप क्या कर रहे हो? सीमेंट के कट्टे काउंट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6। कह रहा भाई साहब आप इतना तैयार हो कि क्या कर रहे हो? कह रहा सीए हूँ मैं। कह रहा सीए हो क्या आप ये कर रहे हो 1 2 3? तो सोचो सही लग रही है आपको बात? तो क्या करोगे आप? इन्वेंट्री हैं? भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लेंगे पर कट्टे तो काउंट करने ही पड़ेंगे, उसकी बात बता दो। आर्टिकल का लेके जाएंगे और हम जब भी जाते हैं तो हम ये काउंटिंग वाउंटिंग नहीं करते। हम क्लाइंट को कहते हैं कि भाई आपका इन्वेंट्री काउंट होता है हर साल, ठीक है, आप अपने बंदों को लगाओ, हम ऑब्जर्व करेंगे कि काउंट सही से कर रहे कि नहीं कर रहे। अब एक बात बताओ, ऑब्जर्व क्या करेगा वो कि काउंट सही से हो रहा है क्या नहीं हो रहा? मतलब वो 1 2 3 4 कर रहा हो, तुम उसको देख रहे हो कि गिनती में गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, ये करोगे? क्या करोगे? कैसे ऑब्जर्व करोगे? सोचो। जो एक डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया होगा और वो काउंट करके उसको मैच करेंगे जब कर रहा होगा। देखो किसी भी कंपनी में जाते हो आप तो कुछ प्रोसीजर होता है। जैसे कि इन्वेंट्री अकाउंट के लिए क्या प्रोसीजर होता है? मैनेजमेंट एक डॉक्यूमेंट निकाल के देती है कंप्यूटर में से कि भाई इस चीज़ की, इस फलानी चीज़ की इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। अगर सीमेंट के तो इस येलो वाले कट्टे इतने होने चाहिए, ब्लैक वाले कट्टे इतने होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, तरह तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। तो एक मैनेजमेंट पर्ची निकाल के देती है कंप्यूटर में से, जिसके बेसिस पे वो बंदा जाता है, चेक करता है, काउंट करता है और उसमें लिख देता है कि भाई इस चीज़ की कंप्यूटर में इतनी है और वेयर हाउस में इतनी पड़ी है। ठीक है, तो आप देखोगे पहले तो कि प्रोसीजर क्या है मैनेजमेंट का, किस तरह से चीज़ होती हैं। इवैल्यूएट करोगे मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन को, फिर आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई वो बंदा सही से काउंट करके सही से तो लिख रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई उसमें 25 लिखा, साइड में 25 लिख रहा है, ठीक है चलो हो यार छुट्टी। वो काउंट कर रहा है हर एक चीज़ को। फिर मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी वो चावल के कट्टे वाली, उसमें क्या हुआ था? चावल के कट्टे में से मिट्टी निकली थी, लेकिन कब निकली थी? जब हमने खुलवा के देखा था। तो एज एन ऑडिटर हम कुछ कुछ पीसेस को चेक भी कर लेंगे, इंस्पेक्ट कर लेंगे कि भाई ला एक बार ये वाला डब्बा मैं भी चेक कर लूँ। ठीक है, आप सारी काउंटिंग करते हो तो अच्छा नहीं लगोगे ना, एक आधा डब्बा तो चेक कर ही सकते हो कि, या फिर खुलवा के इन्वेंट्री का स्टॉक चेक कर सकते हो। ठीक है, और टेस्ट काउंट कर लोगे कहीं कहीं 1 2 जगह कि भाई इसने इस वाली लाइन में 25 करे तो मैं एक बार इस वाली लाइन का करके देख लेता हूँ, ताकि मेरे को पता चले कि जो बाकी लाइन का भी कर रहा है वो सही काउंट करके सही लिख रहा है। ईजी, कुछ दिमाग लगाने वाली चीज तो नहीं इसमें। आओ पढ़ो एक बारी। इन्वेंट्री, व्हेन इन्वेंट्री इज मटीरियल, इन्वेंट्री मटीरियल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में होगी? इन्वेंट्री मटीरियल का क्या मतलब है? इन्वेंट्री मटेरियल जो हैवी उसमें वो होगी। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेंट्री होगी मटेरियल, और सर्विस में इन्वेंट्री मटेरियल नहीं होगी। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग इनमें मटेरियल होगी। ठीक है, when inventory is material to the financial statements, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the existence and condition of inventory by, क्या करेगा? पहली चीज वो अटेंडेंस करेगा, फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के दिन वहां पर मौजूद होगा। इवैल्यूएट करेगा मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर्स, की मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, किस किस तरह से काम होना चाहिए। फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ एंटिटी फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। दूसरी चीज वो ऑब्जर्व करेगा द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, की वो बंदा किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से चीज़ों को काउंट कर रहा है। तीसरा, इंस्पेक्ट करेगा कुछ कुछ पीसेस को, इन्वेंट्री को, कि भाई ये खोल के दिखा दिया, वो दिखा दिया, मैं खुद देख लूँ। चौथा, टेस्ट काउंट कर लेगा कि भाई यहाँ पर इतने इसने लिखे हैं तो इतने ही हैं, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज लिखी हुई है यहाँ पर दूसरे वाले डब्बे में, परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ओवर द entities final inventory records to determine whether they actually reflect actual inventory count result। अब एक बात बताओ, उसने काउंटिंग करी और जो पर्ची में लिखी हुई है वो क्या हमेशा सेम आएगी? सेम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? डेविएशन थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। क्यों?
क्या रीजंस हो सकते हैं डेविएशन के? डेविएशन रहेगा तो कि जो काउंट कर रहा है उसमें थोड़ा और इधर भाई 25 साल का बंदा जॉब कर रहा हो, काउंटिंग में तो गलती नहीं करेगा, एटलीस्ट ह्यूमन एरर। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। थेफ्ट एंड वो हो सकता है सर। थेफ्ट हो सकता है, और वेस्टेज। वेस्टेज लगा लो, और है चचा, बाहर जा रहा होगा सामान, स्टॉक इन ट्रांजिट हो सकता है, कुछ थर्ड पार्टी के पास पड़ा हो सकता है, कंसाइनर पड़ा आप लोगों ने, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। वो चीज़ें है तो इन्वेंट्री एंटिटी की ही शीट में तो आ रही होंगी, लेकिन वेयर हाउस में नहीं होंगी, बाहर जा रही है, अंदर आने वाली है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऐड बैक करेगा, इन चीज़ों पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके देखेगा कि एक्चुअल में इन्वेंट्री जितनी है उसमें हमने ऐड कर दिया कि जितना स्टॉक इन ट्रांजिट है, जितना कंसाइनी के पास पड़ा है, वो चीज़ें करके क्या इन्वेंट्री सही से मैच हो रही है रिकॉर्ड के साथ या नहीं। आ गई बात समझ में? तो वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा फाइनल रिकॉर्ड्स के ऊपर। पढ़ लो इसको एक बारी, पूरे को पढ़ लो। पढ़ लिया? नीचे पढ़े, नीचे भी सेम ही चीज़ लिखी हुई है। इंस्पेक्ट करेगा, ऑब्जर्व करेगा और देखेगा काउंट प्रोसीजर्स की रिलायबिलिटी। देखो, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंट इन्वॉल्व्स इंस्पेक्टिंग द इन्वेंटरी टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवेल्युएट इट्स कंडीशन एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट्स। कंडीशन भी देखेगा, जैसे सर कह रहे थे कि वेस्टेज हो सकती है, ऑब्सोलीट इन्वेंटरी हो सकती है। अगर लेस की कंपनी में आप गए, चिप्स के पैकेट काउंट करते करते आपने देखा बहुत सारे पैकेट एक्सपायर हैं, तो अब वो इन्वेंट्री बुक्स में आ रही है, पर उसकी कोई मार्केट वैल्यू बची है, कोई नहीं खरीदेगा उसको, तो आप कंडीशन भी देखोगे इन्वेंट्री की, ठीक है। इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्टिंग द इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवैल्यूएट्स इट्स कंडीशन एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट्स। ऑब्जर्व करेगा कंप्लायंस विद मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट। मैनेजमेंट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया और वो लोग उसको उसी तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Obtaining audit evidence as to the reliability of management count procedures, कि मैनेजमेंट जो प्रोसीजर्स लगा रही है वो सही से कर रही है क्या नहीं कर रही है। आप टेस्ट काउंट करके देख लोगे बीच बीच में कि भाई ये वाली चीज़ मैंने काउंट कर लिया, ये वाली मैंने काउंट करके देख ली कि भाई वो बंदा सही से रिकॉर्ड कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इजी। ये बोलता है दीज प्रोसीजर्स में सर्व एज अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट, प्लान्ड अप्रोच एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर्स कैरिड आउट। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी हो सकते हैं और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स भी यूज हो सकते हैं। अच्छा, नीचे आ जाओ अगले पेज पे। फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें करनी तो 31 मार्च को होती है वैसे, लेकिन अब एक बात बताओ, KPMG या EY इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके 10,000 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, पूरे देश में फैले हुए हैं। 10,000 क्लाइंट्स के अगर 5-5, 10-10 भी वेयर हाउस होंगे तो 1 लाख वेयर हाउस होगा। इतने लोग होते हैं क्या एक ऑर्गेनाइजेशन में? तो वो कैसे करेंगे? कहते सर हायर करेंगे, आउटसोर्स कर लेंगे, आगे रेट्स पे करेंगे। आउटसोर्स भी कर लेंगे, लेकिन बाकी CA फॉर्म्स को भी तो काउंटिंग करनी होती है ना, तो कहाँ से इतने लोग लाएंगे? वो लोग भी ढूंढ रहे होते हैं इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए, सबको 31 मार्च को नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा टाइम पीरियड लेते हैं कि भाई 5 दिन पहले या 5 दिन बाद 10 दिन का टाइम पीरियड लेते हैं कि भाई 25 फरवरी से लेके 25 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक के बीच में हम कभी भी काउंटिंग कर लेंगे आके, और फिर हम क्या करेंगे, जो भी अगर मान लो आपने 2 अप्रैल को काउंटिंग करी तो 31 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई थी आप उनको ऐड बैक या लेस कर दोगे, आप निकाल लोगे, ठीक है।
देखो, अगर इफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटेड इज कंडक्टेड at the date other than the date of financial statement, the auditor shall, in addition to the procedures required above, perform audit procedures to obtain audit evidence about whether changes in inventory between the count date and the date of financial statements are properly recorded. जो changes हुए हैं between the count date और जिस date पे financial statements में recorded है inventory, उनके बीच के changes properly record किए गए हैं कि नहीं किए गए. Relevant matters for consideration when designing audit procedures to obtain audit evidence about whether changes in inventory amounts between count date or other dates and final inventory records are properly recorded include whether the perpetual inventory records are properly adjusted, reliability of entities perpetual accounting records, reason for significant differences. perpetual accounting records क्या होता है? जो चलते रहते हैं, जैसे जोमेटो है, या जोमेटो नहीं सॉरी ब्लिंकिट है, ग्रोफर्स है, ये क्या करते हैं? 10 मिनट में डिलीवरी करते हैं. इनके बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर ये सामान स्टोर करते हैं. तो इसमें क्या होता है, कस्टमर ऑर्डर देता है, ये डिलीवरी कर देते हैं, कस्टमर ऑर्डर देता है, ये कभी भी रुकते नहीं है, रोकते नहीं है इन चीज़ों को, है ना. यूजुअली क्या होता है कि जैसे पहले क्या होता था, आप सीमेंट का कट्टा, सीमेंट वाली फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री का अगर इन्वेंट्री काउंट होना है तो ऑर्गेनाइजेशन को बंद करते हैं, सब कुछ रोकते हैं, फिर काउंटिंग करता है ऑडिटर, ताकि कुछ भी अंदर बाहर ना आए. लेकिन अब जब ये चीज़ें आ गई है, ग्रोफर्स, ब्लिंकिट, 10 मिनट में डिलीवरी, तो इनको रोका नहीं जा सकता. तो इसीलिए ऑडिटर के पास नए टूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं परपेचुअल, कि वो सब चल भी रहा है और साथ साथ में ऑडिटर काउंटिंग भी कर ले रहा है और साथ साथ में एड लेस भी कर दे रहा है, एडजस्टमेंट्स भी कर दे रहा है. ठीक है, कि इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं. वो क्या क्या चीजें देखेगा कि वेदर द परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली एडजस्टेड, रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज परपेचुअल रिकॉर्ड्स, वो सॉफ्टवेयर देखेगा कि सॉफ्टवेयर सही से रिकॉर्ड कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा, जो भी चीजें बाहर जा रही हैं, जो भी चीजें अंदर जा रही हैं. एंड रीजन फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट एंड परपेचुअल इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स. ठीक है, देखो अब नीचे फिर से वो वाली चीज आ गई, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस. उसमें हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? बाद में करेंगे. और इंटरवीनिंग डेट्स पे जो भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं उनको एडजस्ट कर देंगे, इन पे प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे. देखो, if auditor is unable to attend physical inventory counting due to unforeseen circumstances, the auditor shall make or observe some physical counts on alternative date. Alternative date पे कर लेगा, perform audit procedures on intervening transactions. Easy. अगली, attendance at physical inventory counting becomes impractical. जहाँ पर प्रैक्टिकल ही नहीं है, जहाँ पर कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है या फिर वॉर का सीन चल रहा है, वहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा? नहीं करेगा. लेकिन ओपिनियन तो देनी है मैडम, तो कैसे देगा ओपिनियन? नहीं सोचो कैसे करेगा. सोचो क्या करेगा. हाँ, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं? क्या करेगा? वो कंप्यूटर जनरेटेड और वैसे सेल्स वगैरह से मैच करके देख लेगा सही आए हैं. चलो, एक तरीका तो वो ये कर लेगा कि परचेज ली, सेल्स ली, ठीक है, उसको नेट ऑफ करके देख लिया कि भाई कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए. लेकिन इससे पूरी तसल्ली नहीं मिलती ऑडिटर को, इसलिए वो हमेशा फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग करता है. लेकिन अब वो तो प्रैक्टिकल नहीं है कि हम तो ऐसी जगह नहीं जाएंगे. तो ऑडिटर अपनी ओपिनियन में लिख देगा कि भैया मैंने इन्वेंट्री काउंट चेक नहीं करा है, मॉडिफाई कर देगा अपनी ओपिनियन को. ठीक है, डिस्क्लेमर क्यों जाएगी, वो तो अपना ईओ उसमें लिख देगा ना कि भाई मैं कर नहीं पाया. आप लोगों को पता है डिस्क्लेमर वगैरह वगैरह के बारे में? बताओ कितने तरह की ऑडिट ओपिनियन. चलो मैं ये भी बता देता हूँ आज कितनी ओपिनियन होती है, कितने तरह की. मैंने अभी तक आपको 2 बताई हैं. हाँ, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड. अनमॉडिफाइड क्या होती है? जिसमें कि सब कुछ सही है, हमने चेक कर लिया, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, ये होती है अनमॉडिफाइड. इसी को हम बोल लेते हैं क्लीन ओपिनियन. ठीक है, फिर एक आती है मॉडिफाइड ओपिनियन. मॉडिफाइड ओपिनियन में क्या होता है? देखो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है मॉडिफाइड ओपिनियन. या तो ऐसा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी गलत है, फ्रॉड कर रखा उस आदमी ने, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडवर्स ओपिनियन. एडवर्स को इंग्लिश में बोलते हैं बेकार. तो ये नाम से ही क्लियर है, एडवर्स ओपिनियन. 2 तरह के ओपिनियन पढ़ लिए हमने, अनमॉडिफाइड, एडवर्स. एडवर्स किसके अंदर आती है? मॉडिफाइड के अंदर. अब
ऐसा जरूरी है क्या कि सब कुछ ही खराब मिलेगा? नहीं, हो सकता है कुछ चीजें खराब हो और कुछ चीजें सही हो, ठीक है। और मोस्टली केसेस में एक आधी चीज खराब होगी लेकिन बहुत सारी चीजें सही होंगी, तभी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वरना तो बंद हो जाती कब की। अगर एक दो चीज खराब है और बाकी सारी चीजें सही हैं तो आप क्या लिखोगे? बस यही खराब है, बाकी सब ठीक है। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या नाम देंगे? जैसे आपको पता है बीकॉम का एग्जाम आप देने जाते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे पढ़ के नहीं जाते, तो मोस्टली पेपर तो निकाल लेते हैं, एक आधे पेपर में अटक जाते हैं, लेकिन वो उनको पास कर देते हैं, अगले साल में आ जाओ, अगले साल पेपर दे देना, क्वालिफाई कर देते हैं उन लोगों को। इसी तरह से इस ओपिनियन को हम बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन, कि भैया एक आधी चीज में गड़बड़ी है, ये इस चीज में गड़बड़ी है, बाकी सब ठीक है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। दो तरह की ओपिनियन हमने पढ़ ली, एक अनमॉडिफाइड, एक मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के अंदर एडवर्स और क्वालिफाइड, ठीक है। और एक ये वाला केस कि भैया हम तो चेक ही नहीं कर पा रहे, हमने अकाउंट्स को, हमने मैनेजमेंट को कहा कि भैया हमें एविडेंस दिखाओ, कह रहे हम पे तो है ही ना तो फिर वो थोड़ी दिनों बाद आएंगे ओपिनियन मांगने, तुम क्या बोलोगे? हम पे तो है ही ना तो जहाँ पे तुम पे कोई ओपिनियन नहीं है वहाँ पे हम बोलेंगे डिस्क्लेमर कि भैया हम चेक ही नहीं कर पाए, हमको नहीं पता क्या ओपिनियन दें इसमें, ठीक है, इजी। 4 तरह की ओपिनियन, एक बारी मेरे को रिवाइज करा दो फटाफट एक एक करके, कौन बताए? अनमॉडिफाइड। बताओ। अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब सब कुछ सही है, कि जहाँ पर सब कुछ सही है वो है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। फिर मॉडिफाइड में एडवर्स, बताओ एडवर्स के बारे में। मतलब सब कुछ गलत है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ गलत है, सब फ्रॉड कर रखा है, पक्का मुकुंद की होगी ऑर्गेनाइजेशन एडवर्स ओपिनियन। फिर सर मॉडिफाइड के अंदर क्वालिफाइंग ओपिनियन, कि थोड़ी बहुत गलतियां है और बाकी सब ज्यादा कि कुछ एक एरियाज में गलती है, ये एरियाज मटेरियली मिसस्टेटेड है, बाकी सारे एरियाज ठीक है, इसको छोड़ के बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। अब या तो उस एरिया में गलती है या फिर वो एक एरिया आप चेक नहीं कर पाए, तो भी आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट में गलती है, बाकी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। और अगर आरएनजी आप ऑर्गेनाइजेशन में एविडेंस ऑब्टेन कर ही नहीं पाए, आप मांगने जा रहे हो वो कुछ दे नहीं रहे, ऐसा समझ रहे हैं आप सीए नहीं हो, भीख मांगना है, तो आप ओपिनियन नहीं बना पाओगे, तो क्या देंगे हम? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। 4 ही तरह की ओपिनियन होती है, याद रहेंगे आपको। अब सर जैसे इन्वेंटरी काउंट नहीं कर पाए, हम क्वालिफाइड देंगे अब या फिर डिस्क्लेमर देंगे? आप बताओ। क्वालिफाइड देंगे, डिपेंड करता है कैसे? मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड का एंड इन्वेंटरी अगर मटेरियल है उनके लिए तो डिस्क्लेमर दे देंगे, और इन्वेंटरी इतना ज्यादा उनके लिए वो है ही नहीं, सिर्फ एक इन्वेंटरी ही तो हाँ, है सिर्फ ना। हाँ, तो क्वालिफाइड दे तो देंगे। qualified सर्विस दे इंडस्ट्री देंगे। में थोड़ी बहुत इन्वेंटरी होती है मान लो उनकी। बाकी सारी चीजें तो हम चेक कर ही रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें हम चेक कर ही रहे हैं। आप एज एन ऑडिटर देखोगे कि इन्वेंट्री उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कितना % ऑफ हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट करती है। अगर मेजर कंस्टिट्यूशन ही इन्वेंट्री का है, जैसे कि एक ट्रेडिंग फर्म है, सही कह रहा था, वो डिपेंड करता है। अगर एक ट्रेडिंग फर्म है, मेरा काम ये चिप्स ला के बेचने का, मेरा पूरा गोदाम चिप्स का भरा पड़ा है और वही आप चेक नहीं कर पाए, मेरा और कुछ काम ही नहीं, मैं चिप्स खरीदता हूँ और बेचता हूँ, खरीदता हूँ और बेचता हूँ, एक रेंट का खर्चा है मेरा गोदाम का और कोई खर्चा नहीं मेरा। अब इन्वेंट्री ही मेरा मेजर पार्ट है, तो और वही आप चेक नहीं कर पाए, तो उसमें हम देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। लेकिन अगर इन्वेंट्री एक हिस्सा है 10% 15% और बाकी चीजें भी हो रही हैं, आप सर्विस भी दे रहे हो, आप कुछ और भी चीजें कर रहे हो, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है इन्वेंट्री जिसको आप चेक नहीं कर पाए, तो उसमें आप दोगे क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि एक चीज आप चेक नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर एक चीज का आपको कुछ पता नहीं चला, बाकी सब आपने चेक कर लिया, वो ठीक है। अब ये काम आएंगी चीजें आगे, मैं पूछूंगा। देखो वापस आ जाओ अपने उस पे, वेयर इन्वेंट्री काउंट बिकम्स इम्प्रैक्टिकल, जहां पर इम्प्रैक्टिकल होगा, आप कर ही नहीं पाओगे, या तो आप अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, ठीक है, और उससे अगर आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है तो आप मॉडिफाई करोगे ओपिनियन एज पर एसए 705। ये जो मैंने आपको बताया था ना फॉर्मेट होते हैं अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड, ये सब एसए 700 की सीरीज में होते हैं, हम पढ़ेंगे इनको आगे। एसए 705 अभी के लिए आप याद कर लो कि उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई कर देंगे। इम्प्रैक्टिकल किन किन केसेस में होता है? नहीं सर आप ये बता रहे हो जब से कोई बम फट रहा है, कोई चक्का जाम हो रहा है, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। भैया यही प्रैक्टिकल एग्जांपल है और यही आईसीआई केस स्टडी बना के देता है, इंटर पे भी और फाइनल पे भी, और आगे लिखा हुआ देख लो।
In some cases, attendance at physical inventory counting may be impracticable. This may be due to factors such as the nature and location of the inventory, कि आपकी लोकेशन कहाँ है इन्वेंट्री की, या फिर नेचर कैसा है। अब सोचो कोका कोला की फैक्ट्री है, उसमें कोका कोला क्या करेगा, कैंपा बनाएगा एक तो, और बोटल्स बनाएगा। बोटल्स कैसे बनती है पता है? प्लास्टिक को पिघला के उसको शेप देते हैं, ठीक है? कुछ भी फुला के देते हैं। हाँ, पिघला के उसको शेप देते हैं ना। प्लास्टिक को कैसे पिघला देंगे? अरे कांच को भी, कांच की प्लास्टिक की सारी बोतल्स को पिघलाया जाता है, फिर उनको एक शेप दी जाती है मोल्ड में डाल के, ठीक है? तो कंपनी लाई ढेर सारा प्लास्टिक या फिर कांच और उसको डाल दिया ब्लास्ट फर्नेस में। अब उसमें वो कह रहे हैं कि भाई 5000 बोतल बनती है। मैं कौन कह रहा दिखाओ, कह रहा सर घुसा के देख लो मुंह उसके अंदर। तो अब क्या ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर मुंह घुसा के देख पाएगा कि कितनी बोतल्स हैं? कह रहा कर भी सकता है। तो फिर ऐसे केसेस में भी इम्प्रैक्टिकल हो गया। तो ये हो गया नेचर ऑफ इन्वेंट्री की वजह से। लोकेशन तो सही थी, आप पहुंच भी गए, लेकिन अब उसके अंदर घुसा के कैसे देखें? तो यहां पर भी इन्वेंट्री काउंट इम्प्रैक्टिकेबल हो गया ड्यू टू नेचर या लोकेशन। एग्जाम्पल वेयर इन्वेंट्री इज हेल्ड इन अ लोकेशन दैट मे पोज थ्रेट टू द सेफ्टी ऑफ द ऑडिटर। अब एक बात बताओ, ये तो सारी चीजें थी कि भैया कहीं पे जंग चल रही है, कहीं पे चक्का जाम हो गया। अब ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं सर आपको जाना है केरला में, बढ़िया जगह है और कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप जाओ घूम के आओ, लेकिन अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। लेकिन अपने खर्चे पे जाओगे। ये तो हम हाँ एंगेजमेंट लेटर। हाँ, ये एंगेजमेंट लेटर में डिफाइन होता है। तो पहले तो आपने जोश जोश में ले लिया एंगेजमेंट कि भैया हम करेंगे ऑडिट, हम करेंगे पहली ऑडिट। अब आपको लग रहा है भैया इतनी दूर कैसे जाएं, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। आपने क्लाइंट से कहा, कह रहा जी हम तो ट्रेन के पैसे दे देंगे, जनरल डब्बे में बैठ के जाओगे तो चले जाओ। तो अब बताओ जाओगे? नहीं, और सैलरी उससे ज्यादा हुई, जो पैसे मिलने हैं वो उसके एक्सपेंस से ज्यादा हुए, फिर तो चला जाऊंगा। जनरल डिब्बे में बैठे कभी? अबे और अच्छा डिब्बे में चला जाऊंगा। जनरल में बैठा होगा अगला। तू नहीं बैठा? तुम बताओ। बैठो तो भी जनरल में बैठे कभी? हाँ, तो सारी जनरल में ही जाती है ज्यादातर। अगर जनरल में गया होगा तो एग्री नहीं करता ना। जनरल में लेट भी सकता ना, मतलब लेट बैठने की जगह नहीं मिलती। इतनी भी भीड़ नहीं होती। भाई गलत गई है तो। होती है। नहीं होती, मैं होती तो है भाई। बाहर जाती है। होती है दिल्ली की। आप मुझे मेरे सवाल भाई, ओए कोई नहीं भेज रहा तुमको केरला जनरल डब्बे में भी। तुम मेरी बात सुन लो। कौन आ गया? देखियो हार्दिक कौन है। तुम बताओ जाओगे कि नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भैया? ओपिनियन कैसे दोगे? हेलो, तो पैसे देते चले जाएंगे, काम तेरा कर रहे हैं, हम अपना थोड़ा कर रहे हैं। देखो से बात कर रहा था, फोन कर दिया मैंने। अगर ऐसी कोई चीज़ है जहाँ पर आपको लगता है भैया पैसे बहुत ज़्यादा लग जाएंगे जाने के, या फिर कमर दुख रही है मैं तो नहीं जा रहा चेक करने, इनकन्वीनियंस है, इतनी दूर में जनरल डब्बे में नहीं जा रहा, तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है भैया, चेक करो जाके। हाँ और क्या, ओपिनियन नहीं देनी। ऑडिटर किस चीज़ के हो तुम? ये हमारे फेवर में काम कर रहे हैं, एंटिटी के फेवर में काम कर रहे हैं। एंगेजमेंट लेटर में डिफाइन करवा। ये शेयर होल्डर के फेवर में काम कर रहा है। तो चला जाइए चाचा तू ही चला जा फिर। पढ़ो पढ़ो। 100 रुपए का शेयर खरीद रखा। देखो देखो देखो, द मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस, आपकी कमर में दर्द है तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आपको इतनी दूर जाने में तकलीफ है तो हमको कोई मतलब नहीं है, आपको जाना पड़ेगा। टू द ऑडिटर हाउएवर इज नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट अ डिसीजन बाय द ऑडिटर दैट अटेंडेंस एंड इम्प्रैक्टिकेबल। खुद गए नहीं और उसमें लिख रहे हो मॉडिफाई करके ओपिनियन कि भैया हम चेक नहीं कर पा रहे, हम पे ओपिनियन नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरा, एज एक्सप्लेन्ड इन ऐसे दोस्तों, द मैटर ऑफ DTC विच इज डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट, इन तीनों चीजों का भी आप बहाना नहीं लगा सकते हो। इन्वॉल्व्ड इज not in itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with the audit evidence that is less than persuasive. ये क्या बात है, वो दे ही हमें थोड़े से पैसे रहा थोड़े से। हाँ, तो या तो आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करो या फिर आप उनसे पहले ही टर्म्स अग्री करके चलो, लेकिन आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ऐसे कोई बहाने नहीं मारोगे, आपको काम करना पड़ेगा। अगर हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कोई नहीं, कम उससे हम चला लेंगे। कैसे सेटिस्फाई भाई?
क्वालिटी रिव्यू होता है ऑडिट का। है तो सबसे पहले ये पूछूंगी। क्या जी, हम तो बिजनेस क्लास में जाएंगे एमिरेट्स में, उससे नीचे नहीं। पढ़ लो एक बारी। देखो आगे 2 डब्बे लिखे हुए हैं, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, सेम वही बात लिखी हुई है कि अगर इम्प्रैक्टिकल है इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करना तो आप क्या करोगे, या तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। अगर उससे आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलता तो मॉडिफाई करते हैं। ओपिनियन मॉडिफाई कर दोगे। पढ़ लो, यही लिखा हुआ है। डिस्क्लेमर मॉडिफाइड नहीं आता है। दो ही तरह की ओपिनियन होती है सर, अनमॉडिफाइड एंड मॉडिफाइड। मॉडिफाइड के अंदर 3 तरह की ओपिनियन होती है, एडवर्स, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर। ठीक है, कुछ भी गलत मतलब मॉडिफाइड। पढ़ लो इसको, डब्बों को भी पढ़ लो। आप लोगों ने जॉब वर्क के बारे में सुना है? जॉब वर्क क्या होता है? कहाँ पढ़ा है ये? मैंने तो बिल्स देखे। क्या करिए? बिल्स बिल्स देखे हैं जॉब वर्क के। होता क्या है पता है? मतलब जैसे साड़ी का काम है तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत वर्क करके जो देते हैं वो जो आप बताओ। सर वो बिल अपना मटेरियल भी साथ में भेज देते हैं और काम भी, बस वो काम करके वो प्रोडक्ट वापस दे देते हैं, जैसे डाई वगैरह में होता है। हाँ तो वही तो बता रही हूँ। मैंने क्या बोला था। अरे सर इसने साड़ी वगैरह होती है प्रॉपर, उसमें होता इसके है। ऊपर साइज की साड़ी हो जैसे वो और बताओ। यही होता है जॉब वर्क। जॉब वर्क में क्या होता है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे साड़ी का एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप अगर साड़ियाँ बनाते हो, आपको उस पर वर्क कराना है, तो आपने कारीगर को भेज दी साड़ियाँ कि भैया 10,000 साड़ियों के पीस है, आप बनवाना और वापस भेज देना हमारे पास, ठीक है? या फिर वहीं से कस्टमर को शिप कर देना, हम कस्टमर का एड्रेस आपको दे देंगे। यही होता है जॉब वर्क कि कोई और आपके गुड्स पे आपका काम कर रहा है। एक होता है कंसाइनर, कंसाइनी। ये क्या होता है? ये तो है कि उसी का बंदा है और उसको ही वो करता है, देख रहा है। उसी का एजेंट होता है कि भाई कंपनी का माल बना हुआ बहुत सारा, जैसे कि नाइकी है, नाइकी का माल है, नाइकी के पास जूते हैं फैक्ट्री में बहुत सारे, तो अलग अलग शोरूम्स में भेज दिए, अब शोरूम से बिकते रहेंगे। तो इन दोनों ही केस में क्या चीज कॉमन है? जूते। वही पड़ेंगे तेरे को। ताली आ जाएगी। कंसाइनी को जिसके पास दो केस कौन से? पहले तो 2 केस ही बता दे। सर एक जॉब पर वाला और एक कंसाइना कैसे तो सारे कैसे हुआ? एक में हाँ पर हमारा ही वो एजेंट बन के काम हमारा एक माल और किसी के पास दोनों ही है, केस में है। एक चीज कॉमन है कि हमारी इन्वेंट्री किसी और के पास पड़ी। पहले केस में जॉब वर्क वाले के पास हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, दूसरे केस में एजेंट के पास हमारी इन्वेंट्री पड़ी है, ठीक है? अब आपको ऑडिट मिला है और आप कंपनी की इन्वेंट्री काउंट कैसे करोगे? कंपनी का ऑडिट में रहा हमें। पर आपकी इन्वेंट्री तो सामान जॉब वर्क वाले के पास पड़ी है, कंसाइनी के पास पड़ी, तो आप कैसे करोगे इन्वेंट्री? जितना उनके पास पड़ा वो तो पता ही होगा, मतलब ऐसे हाँ वो तो बता ही देंगे कि सर इतना पड़ा हो, तो लिखा ही होता है। आप एज एन ऑडिटर तसल्ली कैसे लोगे? वहाँ जाके भी कर लो, वो नहीं तो उसकी वो चेक कर लो, एक ट्रांसपोर्ट बिल वगैरह। ट्रांसपोर्ट के बिल चेक कर लो कि भाई इतना वेयर हाउस से गया होगा, और उनके पास कंपनी कंसाइनमेंट को कैसे उनके पास जाके कर लो चेक, फिजिकल वेरिफिकेशन उनके वेयर हाउस पे कर लो। लेकिन अगर वो ना करने दे तो हमारा तो ठीक है, डिस्क्लेमर कि चलता है। बहुत बढ़िया, हमारा काम बचा दिया तूने और बनते चीजें। नहीं, जब मैं कह रहा था कि बॉर्डर पे चल रही लड़ाई तब तो सर कह रहे थे वीडियो कॉल कर लेंगे। यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर डिस्क्लेमर देंगे कि चलता वन। अरे भैया
तीसरे आदमी के पास इन्वेंट्री पड़ी है तो उससे पूछ लो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर लो, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लो कि भैया इतना सामान इसको इस डेट को गया है। ठीक है, ये 2 चीजें कर सकते हो। या फिर आप खुद जाके इंस्पेक्शन कर लो वहां पे, और अगर खुद नहीं जाना आपको तो उनकी कंपनी का भी तो कोई ऑडिट करता होगा, उस ऑडिटर से पूछ लो कि आपने जो इन्वेंट्री काउंट करा उसका क्या रिकॉर्ड है। अगर उसकी कंपनी का ऑडिटर आपको जवाब नहीं दे रहा तो एक अदर ऑडिटर अपॉइंट कर लो, सर्विस ऑडिटर, कि अगर सर्विस वो दे रही है हमारी फर्म को। यूजुअली क्या होता है, आप कहोगे कि सर ऐसे कोई भी ऑडिटर हम अपॉइंट कर लें और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों आने देगा। तो अगर मेरा नाइकी का शोरूम है या फिर मेरी साड़ी की बहुत बड़ी सेल, मतलब मेरी साड़ी की फैक्ट्री है, मेरा मेजर काम उस जॉब वर्कर को जाता है, तो अगर मेरी कंपनी वाले बोलेंगे कि भैया एक ऑडिटर आएगा इन्वेंट्री काउंट करेगा, तो वो करने देंगे क्योंकि उनको बिजनेस चाहिए आपसे। ठीक है, तो आप सर्विस ऑडिटर अपॉइंट कर लो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो। लॉजिकल है इसमें, कंफर्मेशन ले सकते, डिस्क्लेमर दे देंगे, जब तक हमें पैसे मिलते हैं भाई ऑडिट करने के। जब तक डिस्क्लेमर का हमें पता नहीं था, इसलिए हम वीडियो कॉल खेल रहे थे। शॉर्टकट मिल गया हमें। पढ़ो, देन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी। कब कब होगी इन्वेंट्री आपको समझ में आ गया, कंसाइनी के केस में आए, जॉब वर्क के केस में। व्हेन इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ अ थर्ड पार्टी इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ दैट इन्वेंट्री बाय परफॉर्मिंग वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग। पहला, रिक्वेस्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी एज टू द क्वांटिटीज कि कितना सामान पड़ा एंड द कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री हेल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द एंटिटी। Second, perform inspection or other audit procedure appropriate in the circumstances. Other audit procedures क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन को इंस्पेक्ट करना रिगार्डिंग इन्वेंट्री हेल्ड, जैसे कि वेयर हाउस रिसीट्स। दूसरा, कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करना थर्ड पार्टी से, जब जैसे कि बैंक में आप गए, बैंक में आपने अपना स्टॉक गिरवी रखवा रखा, अपना गोल्ड गिरवी रखवा रखा और लोन ले रखा है, तो बैंक से आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि भैया आपके पास इतना गोल्ड है क्या इनका। फिर attending or arranging for another auditor to attend the third party physical inventory count if practicable, तीसरे किसी ऑडिटर को बुला लो। चौथा, obtaining another auditor's report or a service auditor report on the adequacy of third parties internal control for ensuring that inventory is properly counted or adequately safeguarded। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने इन्वेंट्री में? 4 चीजें पढ़ी, बता दो, बोलो 4 बताओ। आर्यन शुरू करो। इन्वेंट्री काउंट करनी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन, ये हमने पढ़ा, इन्वेंट्री काउंट करनी होती है, ये तो कॉमन सेंस है बाबू। हमने पढ़ा क्या क्या है, सिचुएशंस। रुको मुकुंद आप शुरू करो। अरे क्या क्या पढ़ा भैया हमने अब तक, अगर इतनी तो कहानियां सुना दी तुम्हें। प्रैक्टिकल है तो या तो इम्प्रैक्टिकल होगी, इम्प्रैक्टिकल कब होती है, जब वॉर सिचुएशन अनफोर्सिंग, जब थ्रेट्स टू सेफ्टी हो। इस केस में हम जा ही नहीं सकते फिजिकल काउंटिंग के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, अदर ऑडिट अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, और अगर नहीं ऑब्टेन कर पा रहे तो मॉडिफाई ओपिनियन। फिर हमने दूसरा केस क्या पढ़ा, बताओ मैडम, अनफोर्सिंग, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। उसमें क्या होता है, उसमें मतलब हम जाना चाहते हैं पर जा नहीं बाद पाए, में डेट हम जा नहीं पा रहे तो हम किसी और डेट पे चले जाते हैं। या फिर वो कर देंगे, वही अपना नहीं मतलब किसी और डेट पे चले जाएंगे या फिर किसी और डेट पे जाएंगे, उस दिन इन्वेंट्री काउंट करेंगे और बीच की डेट, इंटरवीनिंग डेट्स पे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तीसरा हमने क्या केस पढ़ा, वैसे ही अदर डेट पे हाँ जी, फिजिकल काउंटिंग होगी। बिना किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए भी हमने किसी और डेट पे इन्वेंट्री काउंटिंग करी, क्योंकि हमारे पास इतने बंदे नहीं थे या फिर हम देर से पहुंचे या जो भी रीजन था। ठीक है, हमने अदर डेट पे काउंटिंग करी। इसमें भी सेम चीज करेंगे, क्या, वही नेट ऑफ कर देंगे जो भी हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे उस डेट पे काउंट करने के बाद, और बीच का नेट ऑफ करके हम देख लेंगे। और चौथा केस हमने क्या पढ़ा सर आर्यन? सर कस्टडी किसी और के, हाँ, हमारी इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, कस्टडी किसी और के पास है, उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेंगे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं बोलेंगे, उस पार्टी से कंफर्मेशन लेंगे, रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन, और अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे, जैसे कि खुद जाके इंस्पेक्ट करना, किसी और को अपॉइंट करना, कंफर्मेशन लेना, डॉक्यूमेंट्स देखना। ठीक है, इजी, यहाँ तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? ये आपका सबसे बड़ा मेजर पोर्शन था इस एस्से का। आओ अगले पे आ जाते हैं, लिटिगेशन। आओ एक बारी पहले पेज पे आ जाओ। पहले पेज पे 3 डब्बे हैं,
जिसमें से हमने पहला कर लिया एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, 4 केस थे वो भी कर लिए। दूसरा हम करेंगे कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी। लिटिगेशन एंड क्लेम्स क्या होता है? केस हो रखा है लीगल हो रखा है। एंटिटी पे केस हो रखा है, इसको बोलते हैं लिटिगेशन। और क्लेम्स, क्लेम्स जो पे करना पड़ता एंटिटी पे केस कौन करता है? कंज्यूमर कस्टमर कर सकता है। हाँ, creditor। कोई भी उठ के कर सकता है आज के टाइम में। हाँ। और भी कंपनी भी कर सकती है। कोई भी कर सकता है, कोई कंज्यूमर, कोई कंपनी, जैसे IIM मुकुंद पे कर दिया था केस ठीक है तो कोई भी कर सकता है। और अगर कोई केस करेगा तो क्या वो पैसे देने के लिए केस करेगा, पैसे लेने के लिए केस करेगा? लेने के लिए केस करेगा। तो हमेशा क्लेम्स मांगे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम है लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ठीक है, इसकी हम कौन सी असर्शन चेक करने वाले हैं? इन्वेंट्री की हमने कौन सी असर्शन चेक करी? असर्शन कितने प्रकार की होती है बताना जरा, मैंने बोला था ना पढ़ के आना। प्रकार की एक तो क्लास ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, अकाउंट Account and balance balance, और present disclosure disclosure। and disclosure। बताओ एक एक करके तीनों बता दो, बताओ। एक पहले आप बताओ, कौन सी बताओगे? वो अकाउंट बैलेंस, अकाउंट बैलेंस की बताओ। एक्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ओनरशिप, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, और कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, Valuation। वैल्यूएशन। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ERCV, अगर आपको इससे याद रहे तो बताओ मैडम। अगला ट्रांजैक्शन का वो क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, class of transaction। बताओ बताओ बताओ। Ownership नहीं occurrence अकरेंस, और OC, कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, existence तो हो Existence गया, से फर्क occurrence उसमें में आ है। गया। हाँ completeness इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है। कट ऑफ डेट, यस, इसको इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म है वैसे। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, नीरज सर कराते थे क्लास में, OCACC इस तरह से बुलाते थे। Yes। बोलो एक बारी मेरे साथ, 2 मिनट। OCACC, ACC। अच्छे से बोलो, सुर लगा के एक साथ। OCACC, ठीक है। O बोले तो अकरेंस, C बोले तो कंप्लीटनेस, A बोले तो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी P&L की ट्रांजैक्शंस में आप एक्यूरेसी देखेंगे। CC बोले तो कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, कट ऑफ क्या होता है आर्यन? कट ऑफ डेट मतलब जो जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाए। एग्जैक्टली, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड की जाए। कट ऑफ का मतलब ये होता है। ठीक है, हम कहां पर थे? हमने असर्शन क्यों पूछा कि हमने इन्वेंट्री की कौन सी असर्शन चेक करी? एग्जिस्टेंस। अब लिटिगेशन एंड क्लेम्स की कौन सी असर्शन चेक करने वाले हम? वैल्यूएशन। कंप्लीटनेस। सबसे बड़ा खतरा ऑडिटर को ये है कि उसने अकाउंट्स में बताई ही नहीं कि ये केस हम पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अब केस चल रहा होगा तो किसकी एंट्री होगी? कौन लड़ेगा केस? एडवोकेट। एडवोकेट, वकील। अगर इसमें कहाँ दिखाते हैं? कंटिजेंट लायबिलिटी में। हाँ वो तो फिर नीचे फुटर्स में नहीं जाती, बैलेंस हाँ शीट वगैरह में हाँ आ जाती हाँ है। हाँ, तो तो वो कंटिजेंट इम्पोर्टेंट होती है। बातें हैं। अब जो एडवोकेट कह रहे हैं, एडवोकेट की फीस तो है ही है, फिक्स ही है, देनी पड़ेगी। हाँ, तो लीगल फीस तो जाती लायबिलिटी में है। पैसे भरने पड़ेंगे सामने वाली पार्टी को। हाँ, इसको आएगा ना कंटिजेंट में तो। रुको एक मिनट, मैं अभी पढ़ाता हूँ आगे, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। लिटिगेशन एंड क्लेम्स में हम कंप्लीटनेस चेक करेंगे कि सारे केस दिखा रखे एंटिटी ने कि नहीं दिखा रखे। यूजुअली क्या होता है कि जैसे ही आप धंधा शुरू करते हैं, इनकम टैक्स GST वाले लोग तो नोटिस भेज ही देते हैं कि क्या पता कुछ दे दे, तो ये केस तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, अब आपके एंटिटी पे कोई ऐसा बढ़िया केस चल गया, जैसे कि मुकुंद ने कहा था सर जॉब वापस दिलवाएंगे, जॉब लगवाएंगे, और IIM के नाम से MBA बेच रहा था, उनने कर दिया केस IIM वालों ने, तो अब बड़ा केस होगा। अब अगर बड़ा केस होगा तो बातचीत होगी कंपनी में। कौन बातचीत करेगा? TCWG आपस में बातचीत करेंगे, डायरेक्टर्स आपस में बातचीत करेंगे, और ये लोग बातचीत कहाँ करते हैं? बोर्ड मीटिंग में। तो आप देखोगे एज एन ऑडिटर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स। ठीक है, फिर अगर खर्चा होगा तो वकील को बुलाया जाएगा, वकील भी ज़्यादा पैसे लेगा बड़े केस के। तो आप क्या देख सकते हो कि क्या एडवोकेट की फीस, लिटिगेशन की फीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और
आप पूछ तो सकते ही हो एंटिटी की लीगल काउंसिल से कि भैया कौन से केस चल रहे हैं। 3 चीज़ें, इंक्वायरी करोगे एंटिटी की लीगल काउंसिल से, दूसरा रिव्यू करोगे बोर्ड मिनट्स को, एंड रिव्यू करोगे लिटिगेशन एक्सपेंसेस को। समझ में आ गई? आओ पढ़ो 1 मिनट। लिटिगेशन एंड क्लेम्स। The auditor shall design and perform audit procedures to identify litigation and claims involving the entity which may give rise to a risk of material misstatement, including inquiry of management and where applicable others within the entity. Others कौन कौन होते हैं? ये कहाँ पढ़ा था हमने? ये इंक्वायरी ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी कहाँ पढ़ा था? IIM वाली बात में। हाँ, IIM वाली पूरी कहानी इसी में तो थी कि किस किस से उसने बातचीत करी। ठीक है, इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं, इन हाउस लीगल काउंसिल से। फिर रिव्यू करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ TCWG एंड कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, उन दोनों के बीच में जो भी बात हुई, और रिव्यू करेगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट को। ठीक है, अब मैनेजमेंट से पूछना है, सर आपका केस तो 4 ही थे पिछली बार भी, इस बार भी 4 ही चल रहे हैं, ये लीगल एक्सपेंस इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए? मैनेजमेंट कहीं ज्यादा काम कर रहा तो ज्यादा बढ़ गए, आप काम करते नहीं तो आपकी भी बढ़ा देते। तो ताना सुन के वापस नहीं आएंगे यहाँ पे, कुछ तो हाँ, ज्यादा काम क्यों करना पड़ रहा है? कोई ज्यादा केस खुले होंगे तब तो ज्यादा काम कर रहा होगा। तो आप चेक करो, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो कि भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, ज्यादा काम क्यों करना पड़ रहा है उसको। ठीक है, सुन के वापस नहीं आओगे। तुमने अपना काम ठीक से करा था, ज्यादा नहीं करना। लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी मे हैव अ मटेरियल इफेक्ट। लिटिगेशन एंड क्लेम्स का एक मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, ये आप सबको समझ में आता है। क्यों? गोइंग कंसर्न पे सीधा सीधा इफेक्ट डाल सकते हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, thus may be required to be disclosed or accounted for in the financial statements. In addition to the procedures identified above, the other relevant procedure include using information obtained through risk assessment procedures carried out as a part of obtaining an understanding of the entity and its environment. हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसी में हमने पढ़ा था इंक्वायरी ऑफ अदर्स विद इन द एंटिटी। और हमने जब वो कहानी सुनी थी तो हमें दूसरे लोगों से बात करके पता चला था कि भाई इसने केस ठोक रखा है और कल को शायद स्टूडेंट्स भी ठोक देंगे केस। तो इंक्वायरी से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते टाइम हमें पता चल गया था कि भाई लीगल केस दिखने चाहिए। ठीक है, तो आप उससे कंप्लीटनेस चेक करोगे, सब कुछ कनेक्ट हो रहा है आपस में। जब हमने कहानी सुनी थी MBA वाली, तो उसमें हमने इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी करा था, सबसे बातचीत करती, तो उसमें हमें पता चला था कि भाई वो वाला लोग लीगल इसीलिए परेशान है कि भैया केस ठोक रखा है IIM ने कि मेरे नाम से MBA कैसे बेच रहे हो। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन क्या कह रहा था? बहुत ज्यादा रिस्क है कंपनी में, और क्यों रिस्क है कंपनी में? स्टार्टअप के साथ टाइप था, वो फेल हो गया, उसका फाउंडर को पुलिस पकड़ के लेगी, अब कल को स्टूडेंट्स भी केस कर सकते हैं, ये रिस्क था। तो आपको केस के बारे में पता कहां से चला? इंक्वायरी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के टाइम पे जब आप इंक्वायरी कर रहे थे फ्रॉम अदर्स विद इन द एंटिटी, वहां से पता चला। ठीक है, वही बात लिखी हुई है यहां पर। पढ़ लो इसको एक बारी पूरा यहां तक। आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का नाम सुना है? क्या बताया था मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में? किसी बात मतलब किसी को भी नहीं बताना, कंपनी किसी को भी नहीं बताना, इसके बारे में मैंने कहानी सुनाई थी तुमको। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कह रहा है सीख, अब आपको केसेस का पता करना है। इसने कहा इंक्वायरी कर लो एंटिटी की लीगल काउंसिल से, और देख लो एंटिटी की एक्सटर्नल लीगल काउंसिल और मैनेजमेंट TCWG के बीच में क्या बात हुई। अब आप चाहते हो कि मैं पता कर लूँ कितने कितने केस चल रहे हैं, तो आपने क्या करा? आप गए, आपने चिट्ठी लिखी कि डियर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, मुझे एक बार ज़रा बता दो कंपनी में कितने केस चल रहे हैं, मैं कौन? ऑडिटर। और आपने चिट्ठी भेज दी, वो क्या करेगा? इग्नोर। तेरे को ऐसे लगता है हार्दिक कह रहा है इग्नोर करेगा। वो भी ऑडिटर है।
चलो वो वेरीफाई कर लेगा कि ऑडिटर है, फिर दे देगा रिस्पॉन्स। हाँ, दे देगा रिस्पॉन्स। चाचा का लड़का तुम्हारे क्यों देगा भैया, कचौड़ी रख के खाएगा तुम्हारे लेटर पे। वो जिंदगी में कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जितने तुम कॉन्फिडेंशियल हो उससे 100 गुना ज़्यादा वकील कॉन्फिडेंशियल होते हैं, क्योंकि उनके केस पे, उनकी बातचीत पे पूरा केस डिपेंड करता है, कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। वो अपनी पत्नी से बातचीत नहीं करते, तुमसे कम्युनिकेट करेंगे वो चिट्ठी लिख के कि डियर ऑडिटर मैं बताता हूँ अभी कंपनी पे कितने केस चल रहे हैं, और वो जिंदगी में नहीं बताएगा। तो जब भी ऑडिटर को कंफर्मेशन चाहिए होती है, वो क्या कहता है, मैनेजमेंट के पास जाता है कि मैनेजमेंट लाओ अपना लेटर हेड दो, अपनी चिट्ठी दो, उस पर हम लिखेंगे। क्योंकि लॉयर किसने अपॉइंट कर रखा है, कंपनी ने, और कंपनी ही चिट्ठी भेजेगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि वहां से पैसे मिल रहे हैं। तुमको क्यों करेगा भैया। तो आप कभी भी उससे पूछना चाहें तो ऐसे करते हैं रियल लाइफ में कि कंपनी के लेटर हेड पे जाता है और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। और अगर आप ऐसा सवाल लिख के भेजो कि डियर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मुझे बता दो जरा कितने कितने केस चल रहे हैं, चाहे आपने कंपनी के लेटर हेड पे लिखा हो तो भी वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। डायरेक्टर की साइन वगैरह तो होनी चाहिए उस पे। साइन करा लो, उसके साइन करा लिए तुमने मैनेजमेंट के, अपने भी कर दिए, तुमने अपने ठप्पा भी लगा दिया कि हम ईवाई से काम कर रहे हैं और हम ऑडिटर ही हैं, फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों हैं? स्वैग नहीं है भैया, कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि पहली बात तो जो बार काउंसिल होती है वो कहती है कि आप अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन अब तक ही रखेंगे। अगर ऐसा होना होता तो क्या होता है, एक आदमी ने मर्डर किया है और एक आदमी ने उसके ऊपर केस किया है, कोर्ट में दोनों वकील खड़े हैं, जज साहब ने कहा जज साहब ने कहा लाओ एक बारी पुलिस बुलाओ, पुलिस आई, कहा दोनों वकील को पकड़ पकड़ के मारो, दोनों अपने आप बक देंगे कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? कितना बढ़िया है, जल्दी होएगा। 10 मिनट में केस चल रहा है, अभी जजमेंट ले लो। नहीं, ये ऐसे भी तो कर सकते हैं। फिर अगर ऐसे वो बता रहा है लेटर हेड पे लिख के, तो वो कहेगी भाई, मतलब वो जज कहेगा कि लेटर हेड पे लिख के और कि भाई कितने केस या कि क्या सही है क्या गलत है, ऐसे करके मतलब जल्दी भाई जल्दी वो इतना बड़ा कोई दिन पूछ पूछना लिया क्या चाहते हो? क्या बोल रही है? अच्छा सुनो, तो आपको क्या करना है, देखो ये होता है जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी कि डियर एक्सटर्नल काउंसिल मुझे बता दो जरा। सिर्फ केस किस किस के चल रहे हैं वो तो फिर सिर्फ वो बताएगा जनरल तो पब्लिक के ये पास भी बताओ। होते हैं, देख सकते हैं। तो ये थोड़ी ना कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कंप्लीटनेस ही तो चेक करनी है बाबू आपको। जनरल पब्लिक के पास जो है वो तो पब्लिक को क्या पता कंप्लीट है क्या नहीं, आप ठप्पा लगा के देते हो कि हाँ भैया ये कंप्लीट है, वही तो चेक करनी है आपको। तुम ऑडिटर हो, जनरल पब्लिक से बाहर आओ। डिटेल्स में रहेंगे। हाँ, तो ये होता है जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी की, जिसमें आप कह रहे हो कि प्लीज बता दो ना प्लीज, मैं कह रहा हूँ। प्लीज रिप्लाई। नौकरी प्यारी तो है तो बताना। भाई उसकी नौकरी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तेरे लिखने से। नहीं, मैनेजमेंट का लेटर हो गया ना फिर। देखो, अगर या तो कानून आपको मना करता है कि भाई ऐसे आपको नहीं पूछना, एक केस हो सकता है कि लो रेगुलेशन ने आपको मना कर दिया, ऑडिटर आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से नहीं बात करोगे तो आप नहीं करोगे, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। जहां भी आपको कोई चीज में अड़चन आती है सबसे पहले आपको जवाब लिखना ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, चाहे कुछ हो ना लेकिन लिख देना ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। दूसरी चीज, या तो भाई सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, क्योंकि उनकी बार काउंसिल ने मना कर रखा है कि आप ऐसे किसी को कुछ भी नहीं बताओगे, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रखोगे ताकि क्लाइंट आपको सारी बातें बताए। हमने समझा था ना कि ये सर अगर अपनी मैडम को सारी बातें बता देंगे कौन क्रेडिटर कौन डेटर, तो आगे से क्लाइंट भरोसा नहीं करेंगे ऑडिटर्स पे, बातचीत बताएंगे नहीं, अपनी दिखाएंगे नहीं। इसी तरह से अगर वकील पे लोग भरोसा ना कर पाए तो फिर लोग सब कुछ बताएंगे नहीं, लीगल सिस्टम पूरा हिल जाएगा। इसीलिए बार काउंसिल मना करके रखती है कि आप कुछ नहीं बताओगे, ठीक है। तो या तो लो रेगुलेशन ऑडिटर को मना कर दे तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, या फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है लीगल काउंसिल की, जैसे कि बार काउंसिल, वो अगर मना करते हैं कि ये आप किसी को शेयर नहीं करोगे, तो ऑडिटर क्या करेगा, एक स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिख के भेजेगा। ये था जनरल लेटर ऑफ इंक्वायरी, जिसमें वो कहता है प्लीज बता दो। स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी में क्या होता है कि हमने ये 10 केस आइडेंटिफाई किए हैं जो चल रहे हैं, हमने मैनेजमेंट से बात की है, 10 केस चल रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट क्या कहती है कि हमें कितना कितना लॉस हो सकता है। एक कॉलम केसेस कौन से चल रहे हैं, दूसरा मैनेजमेंट का असेसमेंट कि भैया क्या क्या लॉस हो सकता है, तीसरा वकील का असेसमेंट कि सर आप एक्सपर्ट हो ना, आप बता दो कि आपके हिसाब से क्या जो मैनेजमेंट ने बताया वो ठीक है या गलत है। इतना मैनेजमेंट ने बताया, आप बता दो कि आपके हिसाब से कितना लॉस हो सकता है। और नीचे एक स्टार मार्क करके नोट कि इसमें से अगर कोई और केस भी है
और जो रह गए तो आप प्लीज वो भी इन्फॉर्म कर दीजिए। ये होता है स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी। ये इसका ये हाँ ये कंपनी के लेटर है, सब कुछ कंपनी के लेटर हेड पे ही होगा। फिर बार काउंसिल ने उनको मना करा, फिर क्यों बताएंगे वो? बार काउंसिल ने इस तरह से मना करना कि भाई केसेस के बारे में कुछ नहीं बताना, लेकिन वो स्पेसिफिकली कंपनी का ऑडिटर उससे पूछ रहा है कि भाई ये केस है, हमें पता है, मैनेजमेंट इतना इतना असेसमेंट कर रही है, आपका कितना असेसमेंट है, ताकि हमें पता चले कि भाई कल को गोइंग कंसर्न पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये हम लिख के भेजेंगे, स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी इसको बोलते हैं। आओ पढ़ लो एक बारी। कहां पे थे हम? इफ द ऑडिटर असेसेस अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम्स, कम्युनिकेशन विद द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। बोलते कि अगर ऑडिटर को लगता है कि एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है लिटिगेशन एंड क्लेम्स में, तो वो कम्युनिकेट करेगा एंटिटी की एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। If the auditor assesses a risk of material misstatement regarding litigation or claim that have been identified, or when audit procedure performed indicate that other material litigations or claim may exist, जब आपकी ऑडिट प्रोसीजर से, इंक्वायरी से, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से पता चला कि भाई और भी लिटिगेशन क्लेम्स हो सकते हैं, द ऑडिटर शैल in addition to the procedure as required by SA seek direct communication with external legal counsel। ठीक है, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेशन सीख करेगा। Auditor shall do so through a letter of inquiry requesting the entities external legal counsel to communicate directly with the auditor। उनको एक लेटर ऑफ इंक्वायरी भेजेगा। फिर दो चीजें हैं, इफ law regulation or the respective legal professional body prohibits the entities external legal counsel from communicating directly with the auditor shall perform alternate audit procedure। law regulation ने अगर लीगल काउंसिल को मना कर दिया कि भाई आप नहीं बताओगे, तो ऑडिटर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, या फिर इफ इट इज कंसीडर्ड अनलाइकली दैट द एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल विल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू अ लेटर ऑफ जनरल इंक्वायरी। फॉर एग्जांपल, इफ द प्रोफेशनल बॉडी टू विच एक्सटर्नल लीगल काउंसिल बिलोंग्स प्रोहिबिट द रिस्पॉन्स टू सच लेटर, यानी कि बार काउंसिल मना करती है उनको कि आप इस तरह के किसी लेटर का जवाब नहीं दोगे, द ऑडिटर में सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन थ्रू अ लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी। ठीक है, लेटर ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या आता है? अगले पेज पे आ जाओ। लिस्ट ऑफ लिटिगेशंस एंड क्लेम्स कि ये चीजें चल रही हैं। दूसरे कॉलम में वेयर अवेलेबल मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द आउटकम ऑफ ईच ऑफ द आइडेंटिफाइड लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड इट्स एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन इंक्लूडिंग कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, मैनेजमेंट का क्या असेसमेंट है कि कितना खर्चा आएगा, कितनी लॉस हो सकता है। तीसरा, a request that the entity's external legal counsel confirm the reasonableness of management assessment and provide the auditor with further information if the list is considered by the entity's external legal counsel to be incomplete or incorrect। सही है, समझ में आ गई बात? पढ़ लो एक बारी। पढ़ लिया तो आगे बढ़े। आपने भेजा लीगल काउंसिल को स्पेसिफिक लेटर ऑफ इंक्वायरी, लीगल काउंसिल से रिप्लाई आया, उसने बता दिया
मैनेजमेंट ने 4 केस में लिखा था 10-10 लाख का नुकसान हो सकता है, उसने कहा कि हाँ 10-10 लाख का हो सकता है। 5वें केस में मैनेजमेंट ने लिखा था कि ये केस तो हम जीत जाएंगे, इसमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, उसने लिख के भेजा 50 लाख का नुकसान हो सकता है। और नीचे ठप्पा लगा रखा है एडवोकेट शिल्पा भारद्वाज। तो अब मुकुंद थे हमारे ऑडिटर, कह रहे लड़की का नाम हमें मिलना पड़ेगा लीगल काउंसिल से, ऐसे नहीं चलेगा सर, हम मिलेंगे, एक बारी बुला दो प्लीज। मैनेजमेंट कह रही है सर लीगल वाले लोग हैं, वो लॉयर वाले लोग हैं, ऐसे नहीं मिलते किससे भी और कुछ भी नहीं बोलते किसी के सामने भी, उनकी बातें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो सिर्फ उससे बात करते हैं जो उनको पैसा देता है, क्लाइंट से, आपसे नहीं मिलेंगे। कह रहा नहीं जी हम तो मिलेंगे। कह रहा क्यों मिलोगे? कह रहा वो तो नहीं बता सकते पर मिलेंगे, पर्सनल रीजन। हाँ कॉन्फिडेंशियल। हमारे भी कोई तो अब क्या करें? क्या फिर मिलवा दे? क्या मिल के तो क्या मिल के तो छोड़ेंगे। तो अब आप मैनेजमेंट को रीजन दोगे, आप मैनेजमेंट को 3 रीजन दे सकते हो, ये वाला तो नहीं दे सकते ड्यू टू पर्सनल रीजन। एक रीजन आप दे सकते हो कि भैया सिग्निफिकेंट रिस्क है, हाँ भाई बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा रिस्क है, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट है, ओपिनियन गलत हो जाएगी। दूसरा मैटर कॉम्प्लेक्स है, और तीसरा डेविएशन भी तो है ये। यस डिसएग्रीमेंट है, मैनेजमेंट ने जो कहा और ऑडिट वो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो कह रही है वो। क्या क्या रीजन दे सकते हो? याद कर लो भाई, कल को काम आएगा। क्या क्या रीजन दे सकते हो? हाँ कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, सर रिस्क बहुत ज्यादा है। मिलेंगे नहीं तो भैया तुम्हारी मौत हालेगी। हाँ। या फिर डिसएग्रीमेंट है, साफ साफ दिख रहा है, और वो ज्यादा चुच्चे पड़ गए तो सर कॉम्प्लेक्स मैटर है, आपको समझ में आएगा। आपके साथ ठीक है, 3 रीजन आपने अगर ना हो, जैसे ये ना हो, क्या क्या ना हो। मैनेजमेंट मना कर दे नहीं मतलब सब कुछ उसने बोल दिया, हाँ ठीक है, अरे फिर मैं मिलना चाहता तो बताते रहो ना, अगर डिसएग्रीमेंट ना हो तो फिर ये कहेगा ना। दो reason तो बच रहे हैं। तो बाकी 2 रीजन बताए ना मैंने तुमको, सिग्निफिकेंट रिस्क है सर, कॉम्प्लेक्स मैटर है। सर कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं मिला तो मैं। ठीक है, अब बताओ, अब आपने मैनेजमेंट को कहा कि नहीं सर मैं तो मिल के मानो, मैनेजमेंट कह रही सर ऑडिट करनी है करो ना, आपने घर हो हम नहीं मिलवा रहे, मैनेजमेंट ने मना कर दिया। या फिर एक्सटर्नल लीगल मैनेजमेंट कह रही है अच्छा मिल लो, आपने चिट्ठी भेजी कि डियर शिल्पा आई वांट टू मीट यू एज सून एज पॉसिबल। उसने कहा हम नहीं मिल रहे, तो या तो मैनेजमेंट मना कर दे या एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मना कर दे, तो आप क्या करोगे? हम क्यों मिलना चाह रहे थे पर्सनल रीजन। भाई? पर्सनल रीजन तुम्हारे दिल में है, ऑफिशियल रीजन है क्योंकि हमें एविडेंस चाहिए, एविडेंस चाहिए। और जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको एविडेंस चाहिए और आपको एविडेंस नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या लिखोगे? डिस्क्लेमर नहीं चचा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करें। क्या हो गया तुम्हें? डिस्क्लेमर क्या बता दिया? हर चीज में डिस्क्लेमर, हर चीज में डिस्क्लेमर नहीं देते। और हाँ? मिलते हैं भाई पैसे तब मिलेंगे तो तुम पास होके सीए बनोगे। तुम डिस्क्लेमर लिखोगे तो पास नहीं करेगा तुमको कोई। डिस्क्लेमर इनको अपनी फीस की बड़ी है, पास तो हो पहले। क्या करोगे आप? या तो मैनेजमेंट मना कर दे, लीगल काउंसिल मना कर दे, तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, और अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी नियत ही नहीं थी, आपका तो कुछ और रीजन था, आपने करे नहीं, और तो अब आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट करेंगे। अरे कर ली रिक्वेस्ट भाई, कर दिया उसने मना, आगे बढ़ जा। ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, आपको एविडेंस नहीं मिला, आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला, तसल्ली नहीं मिली, तो अब आप क्या करोगे? और मॉडिफाई ओपिनियन कर दोगे। ठीक है, एज पर एस 705 पढ़ लो। एस 705 में बताता है ओपिनियन मॉडिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, मीटिंग द लीगल काउंसिल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर may also judge it is necessary to meet with the external legal counsel to discuss the likely outcome of the litigation or claims. This may be the case, for example, जहां पर significant risk हो, matter complex हो और disagreement हो between management and entities external legal counsel. ठीक है, ordinarily such meetings require management permission and are held with a representative of management in attendance. मैनेजमेंट परमिशन देगी और अपना एक बंदा साथ में भेजेगी। तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है मैनेजमेंट का। एक साथ भेजेगी। यस, फर्दर इफ मैनेजमेंट या तो रिफ्यूज करती है टू ग्रांट द परमिशन टू ऑडिटर टू कम्युनिकेट और मीट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, और
लीगल काउंसिल रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द लेटर ऑफ इंक्वायरी और इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा? एंड ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर वो दोनों मना करते हैं तो वो ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाएगा, एंड अगर वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहा तो मॉडिफाई द ओपिनियन एज पर एसए 705। एक छोटी सी चीज हो रही है इसमें कि ऑडिटर जब जाएगा तो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा कि आप लिख के दे दो कि ये जो केसेस हैं सिर्फ इतने ही हैं एंटिटी में, इसके अलावा कोई और नहीं है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। ठीक है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। आ गया समझ में? मजा आ रहा है? रोज रोज नहीं होगा ऐसे, रोज रोज आके सोने लग जाते हैं यहाँ पे, फिर मैं तुमको जगाऊं नींद से। बढ़िया, ये तब रोज कराते हैं। ट्रिक मिल गई मुझे। पढ़ लो 1 मिनट, फिर अगले पे आते हैं। सर मॉडिफाइड ओपिनियन देने से तो फिर कंपनी की इमेज खराब होगी ना। बट अगर कंपनी ने कह दिया कि सर आप मिल लो, एक्सटर्नल वाला ही नहीं मिल रहा, तो इसमें कंपनी की गलती थोड़ी ना है। कंपनी भाई, अगर देख एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को पैसे कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है। तो अगर कंपनी चाहेगी तो कंपनी मिलवाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कंपनी के हिसाब से काम करेगी। उसको क्या मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी? अगर क्लाइंट कह रहा है जो बता दो, हमने कहा था ना पहले भी, कॉन्फिडेंशियलिटी आप तब तक रखोगे अगर क्लाइंट कह रहा है कि कोई नहीं आप डेटा दिखा दो, तो आप दिखा सकते हो। अगर उसको पैसे मिल रहे हैं, वो मैनेजमेंट कह रही है उसको कि भाई तुम मिलो, तो वो मिलेगा आपसे। ठीक है, सर ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा सकता? ऑडिटर कैसे इन्वेस्टिगेशन कराएगा? मैनेजमेंट कराएगा इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर की कंपनी थोड़ी घर की, मैनेजमेंट की है, उसको संभालनी है तो मैनेजमेंट कराएगी अगर उसको लगता है, या TCWG कराएगी। पढ़ लिया? आओ अगले पेज पे आओ। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट पता है किसी को? हाँ, टुकड़े, हिस्सा, मतलब कंपनीज में सेगमेंट क्या होता है? ITC पता है? ITC क्या करती है? ITC कंपनी सिगरेट बनाती है। सिगरेट बनाती है। सर मैं ही तो हूँ प्रोमिनेंट कस्टमर ITC का। मतलब मेन बिजनेस तो वही है। तो ये वो तो क्लासमेट वगैरह लोगों को दिखाने के लिए कि हम भाई ठीक काम भी कर रहे हैं, लोगों को सिर्फ मार नहीं रहे। सर कह रहे हैं कि ITC सिगरेट बनाती है और क्लासमेट वगैरह दिखाने के लिए बना देती है कि हम कुछ। कंप्यूटर सेक्टर होता है ना। वो TCS है। वो TCS है मैडम। हाँ, ITC यही सब करती है। लाओ एक बारी नीचे फोटो छाप रखी है ना, उस पर आओ, मैं तुमको दिखाता हूँ। देखो ITC बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेस करती है। कोई भी एक कंपनी जो 10 तरह के बिजनेस करती है, अलग अलग तरह के बिजनेस करती है, उसमें सेगमेंट्स में डिवाइड करके दिखाती है। जैसे कि ITC सिगरेट्स बनाती है, FMCG गुड्स बनाती है। FMCG क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। उसका मतलब बिल्कुल बिक रहे हैं। हाँ, जो आता है शेल्फ में थोड़े दिन के लिए रहता है और फिर बिक जाता है, जैसे कि साबुन, आटा, चावल। ठीक है, ये आता है थोड़े दिनों में बिक जाता है। स्लो मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जैसे कि फ्रिज हो गया, फिक्स एसेट्स हो गई। ठीक है, FMCG के दो चीजें इन्होंने डिवाइड कर रखी हैं, एक तो सिगरेट्स और एक अदर्स। अदर्स में आशीर्वाद आटा और ये सब आ गया। ठीक है, सिगरेट इन्होंने बिल्कुल अलग से दिखा रखा है क्योंकि सिगरेट इनका मेजर हिस्सा है बिजनेस का। फिर इनका बिजनेस का होटल्स का एक हिस्सा है, एग्रीकल्चर बिजनेस का है, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग। पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग क्या होता है कि जैसे सिगरेट का डब्बा है तो डब्बा कार्डबोर्ड से बना होता है। ठीक है, और जो क्लासमेट की कॉपी है उसका एक कार्डबोर्ड होता है। तो ये सब होता है बोर्ड वाला बिजनेस। या फिर बिस्किट्स बेचते हैं, डब्बों में बेचते हैं पैक कर करके। हाँ, प्राइमरी पैकेजिंग। जो ऊपर कार्डबोर्ड वाला डब्बा होता है वो होता है पेपर बोर्ड वगैरह।
अब एक बात बताओ, आईटीसी पेपर बोर्ड बना रही है, कागज भी बना रही है, क्लासमेट की कॉपी भी बना रही है, सिगरेट की डब्बी आपने कभी देखी है? सिगरेट की डब्बी में एक तो कार्डबोर्ड होता है और सिगरेट के ऊपर एक कागज भी, टबैको एक कागज के अंदर लिपटा होता है। तो आईटीसी कागज भी बना रही है, पेपर बोर्ड भी बना रही है, तो सिगरेट वाली कंपनी के लिए ये कागज किसी और से लेगी क्या, या फिर पेपर बोर्ड किसी और बाहर से लेगी? अपने ही दूसरे सेगमेंट से लेगी। तो इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, तो इन ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट करना होता है। क्यों? क्योंकि ये बना रही है कागज, बना रही है 100 रुपए का और बेचती है बाहर 120 का। दूसरा सेगमेंट है सिगरेट वाला, वो बाहर किसी से खरीदेगा तो 120 का खरीदेगा, इससे भी 120 का खरीदेगा। क्यों? ताकि प्रॉफिट उतना ही, ताकि सेगमेंट का प्रॉफिट अलग अलग किया जा सके। ठीक है, तो इसीलिए इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस को, कि भाई लोन दे रखा है इसने, अपनी ही कंपनी में एक जेब से दूसरी जेब में पैसे निकाल दिए तो पैसे तो उतने रहेंगे ना, तो इसीलिए हम इनको कैंसल आउट कर देते हैं, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शंस को। आओ एक बारी ऊपर पढ़ते हैं। अब एक ऑडिटर को सेगमेंट इंफॉर्मेशन को चेक करना है। एक बारी पहले पेज पे आओ, हमने जो सबसे पहले 2-3 डब्बे देखे थे ना, हमने इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस चेक कर ली, आ गई समझ में, आ गई इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस चेक करना, लिटिगेशन एंड क्लेम्स की कंप्लीटनेस चेक कर ली, एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन का हम चेक करेंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि सही से डिस्क्लोज कर रखा है क्या नहीं, सही से प्रेजेंट कर रखा है क्या नहीं कर रखा। ऑडिटर क्या देखेगा कि भाई जो इन्होंने सेगमेंट डिवाइड कर रखा है वो प्रॉपरली कर रखा है कि नहीं कर रखा। ये तो सर हमने ऐसे पोस्टिंग में पढ़ा था ना कि ब्रांच अकाउंट वगैरह वो वाला, हाँ तो वो तो कंपनी की इच्छा होती है ना कि प्रॉफिट दिखाए या ना दिखाए। हाँ, कंपनी तो ऑडिटर जाएगा और समझेगा कि कंपनी आप किन पॉलिसीज पे काम करते हो, क्या वो पॉलिसीज इंडस्ट्री के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, AFRF के हिसाब से सही है क्या नहीं। तो ऑडिटर जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, मेथड्स जो भी मैनेजमेंट सेगमेंट इंफॉर्मेशन को डिवाइड करने के लिए यूज करती है। दूसरा एक बारी पढ़ ही लेते हैं साथ साथ में, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। Segment information refers to the information about different type of products and services of an enterprise and its operation in different geographical areas. जो भी अलग अलग सेगमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट या फिर अलग ज्योग्राफिकल एरिया, उनको सेगमेंट में डिवाइड कर देती है कंपनी। ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence regarding the presentation and disclosure of segment information in accordance with AFRF by obtaining and understanding of the methods used by management in determining segment information, कि segment information को प्रेजेंट करने में उन्होंने क्या क्या मेथड्स लगाए हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा मेथड्स की, इवैल्यूएटिंग वेदर सच मेथड्स आर लाइकली टू रिजल्ट इन डिस्क्लोजर इन अकॉर्डेंस विद AFRF एंड वेयर अप्रोप्रिएट टेस्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड, कि क्या उन मेथड्स की डिस्क्लोजर जरूरी है। अगर मान लो हर साल कंपनी सेम ही मेथड यूज करती है, सारी इंडस्ट्री सेम ही मेथड यूज करती है, तो उस मेथड का डिस्क्लोजर जरूरी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट कोई और मेथड यूज कर रही है तो डिस्क्लोजर जरूरी है। फिर वो देखेगा टेस्ट करके कि क्या ये मेथड मैं अप्लाई करूंगा तो सेम ही रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, दो, एक तो अंडरस्टैंडिंग लेगा और टेस्ट करके देख लेगा एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड। फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और अदर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है? प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डेटा। नीचे वाले उसमें आओ, और उसमें क्या कहते हैं, फोटो में देखो 2023 का डेटा है, 2022 का डेटा है। अब वो ट्रेंड्स चेक करेगा कि भैया पिछले साल से लेके इस साल में कितनी ग्रोथ है, क्या इंडस्ट्री में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, रेशियोज चेक करेगा, निकाल के ये सारी चीजें चेक करेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं आपकी पूरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन दूंगा, लेकिन स्टैंड अलोन की अलग अलग से ओपिनियन नहीं देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है सर? स्टैंड अलोन मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो सेगमेंट की अलग अलग से इंफॉर्मेशन, अलग अलग से ओपिनियन नहीं देगा कि भैया ये सेगमेंट ठीक है, वो सेगमेंट ठीक है, वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, इस तरह से ओपिनियन देगा। देखो, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इज इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल। Accordingly, auditor is not required to perform audit procedure that would be necessary to express an opinion on the segment information presented on a standalone basis.
सेगमेंट में, तो वो तो बताएगा ना कि इस सेगमेंट में प्रॉब्लम है। हाँ, उसको जो चीज़ें पता चलेंगी वो तो हमेशा बताएगा ही बताएगा। मतलब बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चेक करने की। हाँ, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो अलग अलग से हर एक सेगमेंट पे ओपिनियन नहीं देगा, पूरी फाइनेंशियल सेगमेंट एज अ होल पे ओपिनियन देगा। ठीक है, फिर ये बोलता है कि मेथड्स, अंडरस्टैंडिंग द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस, एग्जांपल ऑफ मैटर दैट मे बी रेलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग of the methods used by management in determining segment information and whether such method are likely to result in disclosure in accordance with AFRF include। वो अंडरस्टैंडिंग लेगा मेथड्स की और उनके बाद समझेगा कि क्या इनका डिस्क्लोजर जरूरी है, किस किस चीज की अंडरस्टैंडिंग लेगा। सेल, ट्रांसफर एंड चार्जेस बिटवीन सेगमेंट, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अकाउंट, कि मैनेजमेंट सेल कैसे करती है, चार्जेस कैसे ट्रांसफर करती है, इंटर सेगमेंट अकाउंट, comparison with budget and other expected result, for example operating profit as a percentage of sales, budgeted जितना था और actual जितना हुआ उसके बीच में comparison करके देखेगा। allocation of assets and cost among the assets, कि हर एक सेगमेंट में किस हिसाब से cost allocate करी हुई है। बहुत सारी assets होती हैं जो commonly यूज, जैसे हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस तो सभी सेगमेंट का एक ही होगा, उसमें जो भी एसेट्स हैं उसको किस तरह से एलोकेट करेंगे, उसके एक्सपेंसेस को किस तरह से सेगमेंट में एलोकेट किया है समझेगा। कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड एंड एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू इनकंसिस्टेंसीज, कि पिछले साल से लेके इस साल तक क्या कंसिस्टेंसी है या फिर ऊपर नीचे हो गए हैं फिगर्स ट्रेंड्स में। ठीक है, ये सारी चीजें वो समझेगा। इसमें सर जैसे नीचे आपने इस डायग्राम में हाँ इसमें इंटर सेगमेंट लिख रखा है। हाँ हाँ तो इंटर सेगमेंट मतलब कि आपस में जो ट्रांजैक्शन, हाँ, आपस में जो मैं समझा रहा था ना कि कार्डबोर्ड वो खुद भी बना रहा है तो बाहर से तो लेगा नहीं, अपने ही सेगमेंट से लेगा, उसको बोलते हैं इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन। अब एक बात बताओ, इंटर सेगमेंट ट्रांजैक्शन, कंपनी का एक सेगमेंट है, ठीक है, उसने क्या करा, कार्डबोर्ड बाहर से मिलता है 100 रुपए का, उसने इसको बेच दिया 1000 रुपए का, किसको, अपने ही सेगमेंट को, और प्रॉफिट बुक कर दिया 900 रुपए का। बहुत बढ़िया। तो ये फाइनेंशियल पेपर में तो पॉसिबल है, लेकिन क्या पैसे बढ़े? पैसे तो बढ़े ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया जाता है टू नो दी एक्चुअल पिक्चर। ऑडिटर समझेगा कि क्या मेथड यूज किया, किस तरह से काम करा हुआ। एक बारी पेज नंबर 4.69 पे आ जाओ, एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा, फिर हम छुट्टी कर देंगे। मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। वो क्या क्या चीजें कंसीडर करेगा वाइल डूइंग द फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। बताओ क्या क्या करेगा? मेथड कौन सी यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है। पहली चीज तो वो देखेगा लोकेशन कहाँ पर है। कॉमन सेंस वर्क देखो, इसमें मैंने फिर से घड़ी छाप रखी है, मतलब कुछ ही पॉइंट्स याद करने हैं, सारे मत करने बैठना। लोकेशन देखेगा कि जा सकते हैं, छोड़ देंगे, वो क्वेश्चन में डाल देना। जोड़ दे याद करके वो क्वेश्चन में डाल देना, बाकी पूछ लेना जो छोड़िए। बाकी बचे बताओ। कर लो भाई, 10 के 10 याद कर लो। मेरे कौन से घर से कर रहे हो, कर लो। एक तो तुम्हारे लिए आसान करो, ऊपर से मुझे क्वेश्चन पेपर दिखा ही दिया था। देखो, वो समझेगा नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसा है, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कोका कोला की बोतल वाला, कि उसमें किस किस तरह से फुलाया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है, तो क्या वो चीज चेक कर सकता है? तो वो समझेगा कि नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसे है, किस चीज को कैसे चेक किया जा सकता है। या फिर अगर कोयले से बिजली बनाने का काम है, तो कोयला लेता होगा, कोयले को काउंट तो नहीं करने बैठेगा, 1 पीस 2 पीस 4 पीस। तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री किस तरह से उसको काउंट किया जाए, कि भाई टन्स में काउंट किया जाए, कैरेजेस में काउंट किया जाए, किस तरह से काउंट किया जाए। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन की क्या क्या स्टेजेस हैं, रिस्क कितना है मटेरियल में स्टेटमेंट का, इंटरनल कंट्रोल कैसे है ऑर्गेनाइजेशन के, क्या एडिक्वेट प्रोसीजर लगा रही है मैनेजमेंट और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन इशू करती है काउंटिंग के लिए कि भाई ये शीट लेके जाओ और फिर काउंट करो एक एक तरह से। टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की कब काउंट करना है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है क्या, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम समझ में आ गया, चलता रहता, होल्ड नहीं करते हम उसको। लोकेशन कहाँ पे है और इंक्लूडिंग द मटीरियलिटी ऑफ द इन्वेंट्री, जिस जगह पर लोकेशन है, जैसे मैंने बताया था कि 3 वेयर हाउस है बॉर्डर के पास, लेकिन उसी में मेजर सामान पड़ा है, बाकी 2 में मेजर सामान पड़ा ही नहीं है।
एंड क्या हमें ऑडिटर्स एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। आ गई बात समझ में? इजी है ये आपका इससे 501 था। 3 चीजें हमने इसमें आज पढ़ी, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन।